40 करंट अफेयर्स के प्रश्नों की एक सीरीज तैयार की गई है, जिसमें एक भी प्रश्न स्किप किए जाने योग्य नहीं है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी लेखपाल और सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उन एग्ज़ाम में 40 प्रश्नों में से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की तीसरे नंबर की महिला बनी है, जो आती हैं पंजाब से, नाम हरनाज सिंधु है। और इसको पुरस्कार को जीतने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की, जो गौरव हासिल किया, वर्ष 1994 ईस्वी में अभिनेत्री सुष्मिता सेन, और 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब दिलवाया भारत को। यह प्रतियोगिता एक अमेरिकी प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता की शुरुआत फिलहाल पहले शुरुआत में एक कंपनी ने की थी। पहले केवल कंपनी के लिए सीमित थी, जो बढ़कर आज पूरे विश्व के रूप में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अमेरिकी संस्था के द्वारा इसका आयोजन होता है। 3 अभिनेत्रियां इसमें भाग ले चुकी हैं और तीसरे नंबर पर भारत की तरफ से जो खिताब दिलाया है वह है पंजाब की हरनाज सिंधु। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट इमेज जो आपको दिखाई दे रही है ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसके अंतर्गत अमरोहा के वन और मुरादाबाद के वनों को भी शामिल किया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश की 9वें नंबर की रामसर साइट के रूप में एक हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थल को रामसर का दर्जा दिया गया है। भारत में अब इसको जोड़े जाने पर 47 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर एक समझौता है जिसका आयोजन वर्ष 1971 ईस्वी को हुआ था और भारत ने इसको अपनाया। भारत ने अपनाया वर्ष 1982 ईस्वी को। भारत के द्वारा सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा पाने वाला जो रामसर स्थल बना, आर्द्रभूमि संरक्षण स्थल बना, वो बना उड़ीसा की चिल्का झील। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत में 47 स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में इसके 9 स्थल हैं और 9वां स्थल मैंने आपको बताया, 9वां स्थल उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर से हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थल है। 47 स्थल भारत के हो गए हैं। इससे पहले भारत के 4 अन्य आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया था। वे स्थल थे थोल जो गुजरात में पड़ता है, वधावन गुजरात का, सुल्तानपुर हरियाणा में और भिंडवास। सीधे सीधे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा भिंडवास रामसर स्थल किस राज्य में है। आप समझेंगे पता नहीं कहाँ से प्रश्न को पूछा है, लेकिन एग्जामिनर प्रश्न वही पूछता है जो चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अभी चर्चा में रहा, वन फैमिली वन जॉब योजना। वन फैमिली वन जॉब योजना को सिक्किम राज्य ने लागू किया है। सिक्किम अभी इस योग्य है कि उसको लागू कर सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी योजना संभव अभी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एक अच्छी मुहिम है, पुरानी योजना है काफ़ी। 2019 को इसको लागू कर दिया था सिक्किम ने, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसी शुरुआत अपने आप में एक अहम शुरुआत है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर ये लागू किया जाता है तो, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश इसमें विचार करने में नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी योजना जो यूपी लेखपाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, योजना का नाम है सामूहिक मिनी ग्रीन ट्वेल योजना। योजना का नाम एक बार ध्यान से सुनेंगे, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्वेल योजना। इस योजना को 14 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्वेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसके अंतर्गत 179 नलकूप हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 600 लाख रुपए का बजट राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। सिंचाई से संबंधित योजना है सामूहिक मिनी ग्रीन ट्वेल योजना। लेखपाल की दृष्टि से पूछी जाएगी, इसकी आपको बजट राशि याद रखनी है। लगभग 6 लाख रुपए का बजट राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करंट अफेयर्स में एक पुस्तक है जो बड़ी ही चर्चित रही है। पुस्तक का नाम होम इन द वर्ल्ड पुस्तक है और इसके लेखक है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। अर्थशास्त्र का क्षेत्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन जी एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। नोबेल पुरस्कार वैसे तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है,
जो अल्फ्रेड नोबेल बर्नियार्ड की संपत्ति से दिया जाता है, लेकिन इसका 5 क्षेत्रों की ही जो संपत्ति है वो अल्फ्रेड नोबेल बर्नियार्ड के से दी जाती है। और जो छठा क्षेत्र है वो बैंक ऑफ स्वीडन प्रदान करती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। और 1969 में इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे रैग्नेनक्स और जॉन टिम्बरगेन। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी उत्तर प्रदेश की एक योजना चर्चा में रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इस उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत ये एक प्रकार की सहकारी योजना है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सहकारी मंत्रालय की शुरुआत की है, अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाया गया है। और इस योजना के अंतर्गत ये होगा कि कुछ लोग अगर आपस में रुपया पैसा इकट्ठा करके कुछ प्लान अगर तैयार करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप स्थापित करना है और कोई कार्य अगर करना चाहते हैं, तो उसमें राज्य की सरकार भी हेल्प करेगी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त इस योजना में गांव में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना की जा सकेगी। और इसके अलावा स्मार्ट विलेज का निर्माण करने के लिए सीसीटीवी लगवाने, सोलर लगवाने में नागरिकों की भागीदारी निभाएगी सरकार। एक प्रकार की सहकारी योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू किया है। ये सभी हाल फिलहाल के घटनाएं हैं। एक और डेटा केंद्र सरकार ने जारी किया है। पहले कर्नाटक राज्य भारत का ऐसा राज्य था जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में अपना पहला स्थान रखता था, लेकिन अभी के आए डेटे के अनुसार राजस्थान राज्य ने कर्नाटक राज्य को पछाड़ करके सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, एक पुस्तक है, ये इधर जो आपके दाएं तरफ एक इमेज दी गई है, इसमें ये पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। नीचे इसके लेखक का नाम लिखा हुआ है कलराज मिश्र, जो कि राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं। और इसकी विशेषता यह है कि इसको उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक का विमोचन किया है हाल फिलहाल में। पुस्तक का नाम संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, लेखक कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। इनको जो हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्हीं के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। रेखा शर्मा जी को 7 अगस्त 2021 को अगले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इसका कार्यकाल या 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले के लिए रहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और इसकी स्थापना जनवरी 1992 ईस्वी को की गई। इसके उद्देश्य हैं जैसे महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों के अनुसार सुधार की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो योजनाएं हैं उनके प्रति जागरूक करना, नई नई योजनाएं लाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न चर्चा में रहा है कि असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया है जिस नेशनल पार्क में सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यदि शिकारी शिकार करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको शिकार करने पता लगाने के लिए उनका अब से पहले भारत के जो नेशनल पार्क उनमें ऐसी सुविधा लाई गई थी कि ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाती थी, लेकिन एक बड़ा मुकाम असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क ने हासिल किया है, वो यह है कि सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न, एक लिस्ट जारी हुई जो विश्व की 100 सबसे प्रभावित महिलाएं हैं और सबसे अमीर महिलाओं की सूची है। उस लिस्ट में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। एक तो 100 महिलाओं में निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त इनको 37वां स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 महिलाएं अन्य और जो भारत की इसमें शामिल की गई हैं वे हैं रोशनी नाडार, एक जो देश की मशहूर जो आईटी कंपनी HCL है उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं रोशनी नाडार।
इनको दूसरा स्थान है। दूसरा मतलब भारत की तरफ से दूसरा। लिस्ट में अगर 100 में इनको आके तो 52वां स्थान इनको मिला है। और नेक्स्ट महिला है नंबर 3, तीसरी महिला है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो नाया की फाउंडर हैं और उसकी CEO भी हैं, और इनको 88वां स्थान प्रदान किया गया है। निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण को स्थान दिया गया है 37वां स्थान, 37वें स्थान पर है। दूसरी जो महिला बोली रोशनी नाडर, उनको 52वां स्थान। स्थान आपको याद नहीं रखना है, एक स्थान एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बस आपको तीनों महिलाओं के नाम याद रखने हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी महिला विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारतीय महिला शामिल नहीं है, याद रखने हैं 3 महिलाओं के नाम इसमें। और जो पहले विश्व में अगर देखें तो सबसे पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट को यह स्थान मिला है। मैकेंजी स्कॉट जो अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं, उन्हीं की ये पूर्व पत्नी है, तलाक हो गया है। दुनिया का सबसे महंगा तलाक ये रहा। और दूसरा स्थान मिला है कमला हैरिस को। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं USA की, भारतीय मूल से संबंधित है। भारत के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इन पर कई बार प्रश्न एग्जामिनर बना चुका है। नेक्स्ट, अगले जो व्यक्ति की फोटो आप देख रहे हैं वे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मानवाधिकार आयोग भारत में 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी के एक अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 1946 ईस्वी को हुआ। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे विश्व के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली। यही कारण भी है कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, गोरखपुर में पहला एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, आयुष विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। आयुष विद्यालय खुद रामनाथ कोविंद जी ने इसका शिलान्यास किया है। दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन किस प्रकार का होगा। गोरखपुर में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय लेखपाल की दृष्टि से और एग्जाम सुपर टेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख के जाना है। बढ़िया प्रश्न है सारे, एक ही प्रश्न को आप स्किप करके नहीं जाएंगे। करंट अफेयर को ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन जितनी भी पढ़ाई जाएगी सारी इंपॉर्टेंट होगी, आपको याद ही रखने हैं। नेक्स्ट, 63वें नंबर का रमन मैग्सेसे अवार्ड वर्ष 2021 के जो विजेता है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इस पुरस्कार को इस बार जो प्रदान किया गया है, दो सारे हम याद नहीं रखेंगे, सारे तो हम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भी याद नहीं रखते, हमें केवल याद रखने हैं इम्पोर्टेंट। इसमें बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं जो फीमेल हैं। और इस लिस्ट में इस बार जो दिया गया है एकमात्र ही महिला है जो महिला है, एक वैज्ञानिक हैं ये। दूसरे व्यक्ति और याद रख सकते हैं आप, पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब। 63वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखना है। महिला हैं बांग्लादेश की, फिरदौसी कादरी वैज्ञानिक हैं। और पूरी लिस्ट में एकमात्र महिला हैं। फिलीपींस की सरकार इस पुरस्कार को प्रदान करती है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति के याद में, सम्मान में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन उसके पश्चात से 2009 से इस पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में वितरित किया जाना प्रारंभ किया गया। 1957 ईस्वी से इसकी शुरुआत हो गई थी और 1958 ईस्वी में इस पुरस्कार को वितरित किया गया। इसको पाने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, चाहे एशियाई के पूछ ले या भारत के पूछ ले, आचार्य विनोबा भावे जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से आचार्य विनोबा भावे, वही जिन्होंने जय जगत का नारा दिया, आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन चलाया और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे पवनार में 1940 ईस्वी में। दूसरे पंडित नेहरू जी थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी एग्जाम्स की दृष्टि से। यह है कि पहले से तो अभी तक प्रश्न यही पूछता आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी स्थापना दिवस को किस योजना की शुरुआत की। तो योजना का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। और एक जिला एक उत्पाद योजना के अब और इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कंगना रनौत जी को
इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। खुद योगी जी से उनकी मुलाकात हुई कंगना रनौत जी की, और कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश की योजना है जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस योजना के अनुसार अपने व्यय को चलाने के लिए पुरुषों को 1 लाख रुपये और महिलाओं को 1.5 लाख रुपए की लोन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी लेखपाल का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि अंबेडकर योजना के अंतर्गत अगर ग्राम का विकास किया जाता है तो कितने रुपए से कम की कोई योजना नहीं होनी चाहिए, जिसका आंसर था 50,000 रुपये। तो इस प्रकार के जो रुपए की धनराशि है वो आपको याद रखनी है, पूछता है एग्जाम इसको। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से संबंधित प्रश्न है। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक के अपने 182 मैचों में 115 गोल करके अभी तक के सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले पुरुष बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल में 115 गोल इन्होंने बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देश का नाम याद रखना है, पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना का एक स्थान है पेद्दुआपल्ली, और उसका भी एक स्थान है रामागुंडम। फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ, उसके लिए जाना जाता है, फिल्मों में आपने इसका नाम सुना होगा। यहाँ थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, यानी भारत की जो कंपनी है एनटीपीसी जिसकी स्थापना वर्ष 1975 को हुई, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जाएगा। स्थान याद रखना है, कंपनी याद रखनी है, कंपनी की स्थापना। आगे नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 13वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में ऑनलाइन वर्चुअल यानी ये संपन्न हुआ है, और इसकी जो अध्यक्षता की है वो भारत ने की है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने किया। भारत के खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की। ब्रिक्स एक संगठन भी, ब्रिक्स को पहले ब्रिक के रूप में जानते थे। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना ने मिलकर के 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उसके पश्चात इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया वर्ष 2010 में, और इसका पहला जो सम्मेलन है भारत में वो 2008 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ब्रिक्स दुनिया के जो 5 इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसमें पूरी दुनिया का 41% आबादी को घेरे हुए हैं, और कुल सकल घरेलू उत्पाद का 24% और पूरे विश्व के व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करने वाले ये 5 देश हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्थापना 2006। इन्हीं देशों ने मिलकर 2014 को 1 जुलाई 2014 को एक बैंक भी स्थापित किया, इसको नाम दिया गया ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक जो कि संघाई में स्थापित किया गया, उसका मुख्यालय, इसके पहले अध्यक्ष भारत की तरफ से बनाए गए थे। केमी कामथ जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है 24 भाषाओं के लिए। 24 भाषाएं, जिसमें 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से हैं। इसके तक अंग्रेजी भाषा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमें ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए दिया गया है। इस पर प्रश्न एग्जामिनर बनाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, आप मुझे बताएंगे कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, या मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वे माखनलाल चतुर्वेदी थे। आपको बताना है कि यह पुरस्कार उनको उनकी किस रचना के लिए दिया गया था, किन हिंदी क्षेत्र में इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी थे। आपको बताना है कि किस रचना के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अभी जब पिछले दिनों पेपर हुए थे यूपी लेखपाल के, तो उस समय एक प्रश्न पूछा जाता था
कि भारत में सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन है लखनऊ में वो किन 2 शहरों के बीच चली? तो उसी प्रकार से उसकी तर्ज पर इस प्रश्न को तैयार किया गया है। यूपी भारत के राज्यों में पहला ऐसा राज्य होगा जिस राज्य में पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, और ये पॉड टैक्सी जो चलाई जाएगी ये चलाई जाएगी ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। याद रखना है आपको। 4 बाग से मुंशी पुलिया तक उस प्रश्न का आंसर था। जो पहले चलाई गई मेट्रो थी लखनऊ में चली थी, उस पर प्रश्न पूछे थे। इस पर भी प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। पहला राज्य तो होगा जो पॉड टैक्सी चलाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यह कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच इसको चलाया जाएगा। पॉड टैक्सी की कुछ इमेज आपको दिखाई जा रही हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये व्यक्ति हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, नाम इनका लिखा हुआ है विमल जालान, और चर्चा में इसलिए है। पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये प्रश्न क्यों सजाया गया है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मैंने सारे प्रश्न तैयार किए हैं करंट अफेयर्स के, वो पहले पूछे गए प्रश्नों की तर्ज पर तैयार किए हैं। एक मैं नाम बोलता हूँ एक पुस्तक का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब आपको सारी बातें याद आई होंगी। जब विमल जालान जी अपने कार्यकाल से मुक्त हुए थे आरबीआई के गवर्नर के पद से, तब उनकी एक पुस्तक आई थी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आने उसके पश्चात एग्जामों में आज तक वह पुस्तक पूछी जाती रही है, और अभी हाल फिलहाल में विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नाम की एक पुस्तक का और विमोचन किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। ध्यान से सुनिएगा, नाम पुस्तक का द इंडिया स्टोरी, लेखक विमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, वित्त सचिव भी रहे हैं। इनकी पहली पुस्तक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी, नाम मैंने आपको बताया द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उससे संबंधित प्रश्न है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि पहले इसको राज्य लागू करें। जिस प्रकार से भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए जीएसटी को पूरे भारत में एक साथ लागू करने से पहले राज्यों को सौंप दिया गया था, और उस पर प्रश्न बनते थे कि पहला राज्य कौन सा था जिस राज्य ने जीएसटी को लागू किया था? तो असम राज्य पहला राज्य ऐसा बना था जिस राज्य ने जीएसटी को लागू किया था। सबसे बाद का जम्मू कश्मीर था। कितनी बार उस पर प्रश्न बने हैं। तो उसी प्रकार से केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से पहले राज्यों को कहा गया है, और व्यक्तियों से, भारत की जनता से अपने अपने सुझाव मांगे हैं। और जब राज्यों ने इसको लागू किया तो राज्यों में लागू करने वाला जो सबसे पहला राज्य बना वो बना कर्नाटक राज्य। इसके बाद दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। आप उसको पहले को ही केवल अभी याद रखेंगे, पहले राज्य पर ही प्रश्न बनेंगे, और आने वाले एग्जाम में जरूर इस पर प्रश्न बनने वाले हैं। थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। इस पर प्रश्न बन चुके हैं कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल पुरानी शिक्षा नीति को परिवर्तित कर देगी। जो पिछला एग्जाम हुआ था कौन सा, जूनियर एडेड एग्जाम का, उसमें यह प्रश्न बना था। कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है, और 1986 ईस्वी में जो हमारी अब की जो शिक्षा नीति है वो 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है, जिसको 1992 ईस्वी में संशोधन किया गया है। और 1986 के बाद 2020 की शिक्षा नीति अब लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 5+3+3+4, ये मतलब आयु 3 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस शिक्षा को लाया जा रहा है। बात के जो 4 लिखा है प्लस में, सबसे लास्ट में जो 4 लिखा हुआ है वो कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है उसमें सारी समाप्त हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, पक्षी चर्चा में रहेगा क्योंकि भारत का जो लद्दाख ने इसको, भारत का अपना लद्दाख स्टेट ने इसको अपना राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया है। 2 प्रश्न है, ये देख रहे हैं आप। हिम तेंदुआ को लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। और ये जो पक्षी मैंने आपको दिखाया, ये वाला, इस पक्षी का नाम ब्लैक नेकेड क्रेन, यानी काला छोटी गर्दन वाला सारस, यह है, इसको राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। आपको याद हो कि लद्दाख में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। वहाँ हेमिस नेशनल पार्क है,
जो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस उत्सव भी लद्दाख वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हिम तेंदुए भारत में वहीं देखने को मिलते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी कोई महान कार्य भारत की सेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती है ऑपरेशन चला करके, उसको एग्जामिनर जरूर पूछता है। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति, और ऑपरेशन देवी शक्ति चर्चा में है। अभी जो पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने जब तालिबान पर कब्जा किया तो भारत की सेना ने तालिबान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। इसमें भारत ने कुल 669 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला, जिसमें 448 भारतीय और 206 अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको रट के रखना है, इस पर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा ही बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीफा। फीफा फेडरेशन द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी को जूल्स रिमेट के द्वारा की गई थी। और पूछता भी है कि जूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल फीफा के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, 2021 की ये रैंकिंग है, और इस रैंकिंग में भारत को 106वां स्थान मिला है। अर्थात कहेंगे कि फीफा की फुटबॉल रैंकिंग में भारत का 106वां स्थान है। कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है भारत का फुटबॉल के खेल में। बेल्जियम इसमें पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर ब्राज़ील है, तीसरे पर फ्रांस है। आपको केवल पहले स्थान पर याद रखना है बेल्जियम है, पहले स्थान पर बेल्जियम है, और भारत का स्थान 106वां है। 2021 की ये रैंकिंग है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है, फीफा के द्वारा। यानी फीफा की स्थापना 1904 को मैंने बताई। फीफा की स्थापना 1904 को जूल्स रिमेट, एक बार नाम सुनिएगा ध्यान के साथ, जूल्स रिमेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जूल्स रिमेट ट्रॉफी मैंने आपको बताई, फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक बार ध्यान से सुनेंगे, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन क्यों चर्चा में रही है? इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि इस कंपनी को अभी केंद्र सरकार ने महारत्न का दर्जा दिया है। आपसे अब तक एग्जामिनर पूछता आया है, सामान्य प्रश्नों में भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं मिला है। तो ऐसी 10 कंपनियां थी अब तक जिन कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया था, लेकिन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को ये दर्जा मिलने के बाद इनकी संख्या हो गई है 11, और 11 की लिस्ट छोटी मैंने इधर दे दी है, आप देख सकते हैं। 11 कंपनियां हैं। संख्या आपको याद रखनी है कि कितनी कंपनियां भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, तो 11 है, और सबसे लास्ट में दिया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और विशेषता ये है, चर्चा में रहा इसलिए है क्योंकि इसको भारत का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। सीधा सीधा एकदम आपसे प्रश्न पूछेगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? और पूछना मुनासिब बनता भी है क्योंकि चर्चा में रहा है, और आप एग्जाम देने के लिए अगर जाते हैं तो आपको यह प्रश्न याद होना चाहिए, आपको यह प्रश्न घर से पढ़कर जाना चाहिए। एग्जामिनर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आप कहोगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, अरे ये करंट में गिना जाएगा प्रश्न, और छत्तीसगढ़ राज्य में यह स्थित है। आपको याद हो बातें कि भारत का जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही पहले टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी। सबसे पुराना नेशनल पार्क के रूप में भी इसको जिम कॉर्बेट को मान्यता दी गई थी। 1936 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, सर बेकलहैम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बाद में कॉर्बेट नाम के व्यक्ति को बुलवाया गया था, जब बाघों की त्रासदी, टाइगर की त्रासदी यहाँ बढ़ गई थी, वो लोगों को मारने लग गए थे, तो लोगों को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नाम के व्यक्ति को बुलवाया गया था। उन्होंने लोगों को मुक्त कराया बाघों के आक्रोश से, तब से इसका नाम रख दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी और भी चर्चा में रहा है, एग्जामिनर अभी तक तो यही पूछता था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है, तो आंसर आता था रामगंगा नदी, और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम
अब रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमें दिखाया तो यही जाता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है। और लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 101वां है, जबकि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत इसमें 94वें स्थान पर था। और सबसे अंतिम स्थान पर इसमें सोमालिया है। सोमालिया राजधानी जिसकी मोगादिशु है। 116 देशों की यह लिस्ट थी और 116 देशों की लिस्ट में से भारत 101वें स्थान पर है। यानी बहुत, अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि नेपाल और बांग्लादेश इसमें 76वें स्थान पर है। इसमें भाई जो देश है बांग्लादेश। नेपाल का स्थिति कुछ सही है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति 90। अरे इनको छोड़िए, फिलहाल आप अपने देश को देखिए। पाकिस्तान 92वें स्थान पर है और भारत 100, यानी भुखमरी के मामले में भारत पाकिस्तान से भी आगे है। हम पाकिस्तान की स्थिति को ही देखते हैं तो बड़ी दयनीय सी दशा मन में होती है उनके प्रति। लेकिन भारत को खुद को देखिए, मात्र अगर 116 देशों में हम देखें तो मात्र 15 देश ही ऐसे हैं भारत के पीछे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन हमें सरकार तो कभी बताएगी नहीं इन सब बातों को। और सरकार इसको अभी भी नहीं मानती है कि सरकार इस रिपोर्ट को विफल कर दिया क्या। नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन सच्चाई तो यही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। अगला और कुछ रिपोर्ट यहाँ मैंने दी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 139वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान भारत का है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां। वैश्विक शांति सूचकांक अपने आप में इंपॉर्टेंट सूचकांक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। अगर आपने यूपी पैट का एग्जाम अगर दिया हो तो उसमें भी सेकंड मीटिंग में पूछा गया था कि सबसे शांति वाला स्थान देश कौन सा है। वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान वाला देश कौन सा है? आइसलैंड उसमें आंसर है। पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 135वां है। इसमें भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है भारत। आगे और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ ये भी अच्छा इंडेक्स है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंक कौन सी है? तो 90वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसको भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। पहले स्थान पर इसमें जापान है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक को मैंने अभी आपको पढ़ाया कि 101वां स्थान भारत का है इसमें। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा डेमन गलगट, ये व्यक्ति का नाम है डेमन गलगट, का एक उपन्यास है द प्रोमिस। द प्रोमिस और चर्चा में इसलिए रहा है कि इस पुरस्कार को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। डेमन गलगट को उपन्यास द प्रोमिस को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 को हुई थी, जो इंग्लैंड से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीयों को जो मिल चुका है उनके नाम नीचे लिख दिए गए हैं। एग्जामिनर इनकी पुस्तकें बहुत पूछता है। बी.एस. नायपॉल को इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे व्यक्ति रहे सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन। कितनी बार एग्जामिनर इसको पूछा है। मिडनाइट चिल्ड्रन के रचनाकार कौन है? सलमान रुश्दी है। अरुंधति राय को 1979 में ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। और किरण देसाई को इन द हेरिटेज ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डेमन गलगट को 2021 का बुकर पुरस्कार मिला है। करंट अफेयर्स में यहाँ तक का प्रश्न है और उसके बाद अदर प्रश्न तो पूछे जाते रहे हैं। स्थापना वर्ष मैंने यहाँ आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे ये प्रश्न लास्ट प्रश्न था। अच्छे प्रश्न मैंने आपको दिए हैं करंट अफेयर्स के, और आगे भी मैं प्रश्नों को तैयार करूँगा। जो नए अभ्यर्थी हैं वो वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।